हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो जुड़ जाइए इस वीडियो में क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार। आज है हमारा क्लास 10 सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, श्रीलंका की स्टोरी क्या थी, बेल्जियम की स्टोरी क्या थी और पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात की जाएगी इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 सिविक्स पावर शेयरिंग। देखो आप लोग सोचोगे सर पावर शेयर हो जाएगी तो पावर तो कम हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो अगर पावर शेयरिंग अगर गलत होती तो पावर शेयरिंग की बात डेमोक्रेसी में कभी की ही नहीं जाती। तो इसलिए पावर शेयरिंग एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है और वो क्या है, डेमोक्रेसी की एक आत्मा है। क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो कि सर पावर शेयरिंग हो गई तो कम हो रहा है। जैसे हम बिस्किट का पैकेट लेके आए, बिस्किट बांट दिए तो बिस्किट कम हो जाएंगे, वो बिस्किट के केस में है ना। लेकिन ये पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के केस में, इसलिए ये कम नहीं होती। क्योंकि जितनी ज्यादा पावर शेयरिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से उतना ही अच्छा होता है डेमोक्रेसी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, सबसे पहले बेल्जियम एंड श्रीलंका की स्टोरी देखेंगे। इसके अलावा मेजोरिटेरियनिज्म जो श्रीलंका में हुआ उसकी बात करेंगे, अकोमोडेशन जो बेल्जियम में हुआ उसकी बात करेंगे, ये दोनों कंसेप्ट की बात करेंगे और कौन अच्छा है कौन बुरा है ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, और उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात की जाएगी। तो इतना हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया, सबसे पहले एथनिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें आप बहुत सुनोगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। देखो एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। एक सोशल डिवीजन होता है जो शेयर्ड कल्चर पे क्या होता है, बेस्ड होता है। पीपल belong to the same ethnic group, believe in their common descent because of similarity of physical type of culture or both. They need not, उन्हें जरूरी नहीं है कि उनका सेम रिलीजन हो और नेशनलिटी भी सेम हो। बोले सर इतना सब बताने के बाद समझ में नहीं आया। देखो मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तमिलनाडु के लोग हैं, उनको तमिल लैंग्वेज आती है, सुनना मेरी बात। अब चाहे वहां पर हिंदू रहता हो, मुस्लिम रहता हो, सिख रहता हो, क्रिश्चियन रहता हो, कोई भी रहता हो, वो सभी सेम एथनिक के माने जाएंगे। उनका रिलीजन कोई भी अलग हो, रिलीजन हो सकता सबका अलग अलग हो, लेकिन वो लैंग्वेज एक ही बोल रहे हैं, वो है कन्नड़ है। अगर तमिल में रह रहे हैं तो तमिल बोल रहे हैं ना, और अगर कर्नाटका में रह रहे हैं तो कन्नड़ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं की गई, क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं उनका रिलीजन सेम हो, है ना, नेशनलिटी सेम हो। लेकिन आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे देखोगे तो वो सब एक ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई तमिल लोगों का ग्रुप है ना, या फिर कन्नड़ का ग्रुप है, या पंजाबी लोगों का ग्रुप है। क्योंकि वहां पर पंजाब में जो भी लोग रह रहे हैं जो पंजाबी बोल रहे होंगे, तो हो सकता है वो हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख भी हो, या फिर ईसाई, वो सब मिलाकर एक ही ग्रुप बनाते हैं, वो बोल रहे हैं पंजाबी का। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर एक ग्रुप बन गया। हो सकता था कास्ट के बेसिस पर एक ग्रुप बन जाए, तो उन ग्रुप को बोलते हैं हम एथनिक ग्रुप। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं इसी में। तो अब हम आ जाते हैं अपनी जो सबसे पहला टॉपिक है इसका, बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी दी गई है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में किस तरीके का एथनिक कंपोजिशन है, वहां पर किस किस तरीके के लोग रह रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कितने परसेंटेज में रह रहे हैं, तो उन सब की बात की जाएगी। क्योंकि तभी तो पावर शेयर की जाएगी, बिना बेटा की जाएगी कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है प्यारा सा कंट्री, एक यूरोप का एक छोटा सा देश है, याद रख लेना, यूरोप कॉन्टिनेंट का, यूरोप देश का नहीं, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम। इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। इतनी बात क्लियर है। अब देखना एथनिक कंपोजिशन। सबसे पहले जो येलो कलर बता रहा है, यहाँ पे 4 कलर दिखेंगे आपको। ये जब आप बात बुक का पेज नंबर शायद दूसरा देखोगे आप एनसीईआरटी बुक का, तो उस पे आपको ये वाला मैप दिखेगा इसका बेल्जियम का। तो इसमें जो येलो कलर बता रहा है, यहाँ पर रहते हैं डच स्पीकिंग, डच लैंग्वेज बोलते हैं। क्योंकि ये कंट्री का जो इधर का पार्ट है, इधर आती है कंट्री नीदरलैंड। क्या आती है? कंट्री आती है नीदरलैंड, तो वहां पे लोग डच बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट उसी से कनेक्टेड। तो यहाँ जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? डच। और इस रीजन को फ्लेमिश रीजन बोला जाता है। समझ गए हैं आप? इसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन या फिर डच स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो डच स्पीकिंग है। और इनका परसेंटेज है 59% लोग यहाँ पर रह रहे हैं बेल्जियम के इस पार्ट में। अब दूसरी बात, जब हम नीचे आते हैं तो ये वाला पार्ट बेल्जियम का फ्रांस से लगता है। किससे? फ्रांस कंट्री से। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो फ्रेंच है, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच। तो इसको बोलते हैं वेलोनिया रीजन। कौन सा रीजन? ये देखो लिखा है वेलोन रीजन, वेलोनिया रीजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस रीजन को हम बोल रहे हैं वेलोन रीजन, वेलोनिया रीजन। अब यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं उनका परसेंटेज है 40%। मेरी बात समझ गए? 59% डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जो नीदरलैंड से इधर बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे भी नीदरलैंड में डच बोली जाती है, तो इधर वाला पार्ट जो उससे कनेक्ट है, तो यहाँ पर वही लोग रह रहे हैं। ठीक है ना, बेल्जियम में। दूसरी बात, जब हम नीचे आए तो यहाँ का बॉर्डर शेयर कर रहा है फ्रांस के साथ, तो यहाँ पर ज्यादातर जो है लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं वो फ्रेंच बोल रहे हैं, और इसको वेलोनिया रीजन बोल रहे हैं। बोलो सर अब कौन सा बचा है? तो देखो एक ये बचा है ब्रुसेल्स।
ये क्या है, ये कंट्री का कैपिटल है। दूसरा अब एक रीजन और बचा है जहां पर जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि इधर आता है एक कंट्री है जिसका नाम है जर्मनी, तो यहां पर जो लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं। इस तरीके का ये मैप हमें दिया गया था, समझे। सबसे पहला ऊपर वाला फ्लेमिश रीजन, ऊपर वाला फ्लेमिश रीजन, नीचे वाला वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन रह रही है, नीचे जो रीजन है उसमें कौन सी है, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन रह रही है, यहां पर है जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, और ये कंट्री का कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। इतनी बात क्लियर हो गई इस मैप में, ठीक है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कितने परसेंटेज में कौन से लोग रह रहे हैं। देखो कंट्री में ओवरऑल मैं बात करूं तो मेजोरिटी में कंट्री में कौन से लोग हैं, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, जो कि है कितना 59%, जो कि यहां पे रह रहे हैं। दूसरे जो है और वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं और डच स्पीकिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं ये वाले लोग। दूसरे आते हैं 40% जो कहां पे रह रहे हैं, यहां पे रह रहे हैं 40% लोग, और जो किसमें आ रहा है, वेलोनिया रीजन में। ये देखो लिखा है ना वेलोनिया रीजन, और कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। 1% कहां पे आ गया, यहां पर जो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। ये पूरी कंट्री का ओवरऑल सिनेरियो था। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम यानी कि ब्रुसेल्स की बात करते हैं, तो ये चीजें चेंज हो जाती। बोले चेंज हो जाने का मतलब, जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो यहां पर माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन, ये डच स्पीकिंग पॉपुलेशन। और जो कंट्री में ओवरऑल माइनॉरिटी में है वो यहां पर मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो याद रखना ओवरऑल कंट्री में दबदबा सबसे ज्यादा है डच स्पीकिंग पॉपुलेशन का है, लेकिन कम है फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन। लेकिन जब हम कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम यानी कि ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो वहां पर माइनॉरिटी में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन आ जाती है और मेजॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन हो जाती। तो ओवरऑल कंट्री की बात करें तो सिनेरियो अलग था, लेकिन जब हम कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम की बात करेंगे तो सिनेरियो अलग था। दोनों केसेस में सिनेरियो अलग थे। अब इतनी चीज आप समझ गए। यहां पे क्वेश्चन आता है कभी कभी एथनिक कंपोजिशन पूछ लेता है, तो याद रख लेना यहां पे 59% है ओवरऑल, नीचे 40% है और यहां पर 1% है। ये कंट्री का ओवरऑल हो गया। लेकिन जब हम कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम यानी ब्रुसेल्स की बात करेंगे तो बेटा याद रख लेना यहां पे 80% कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और 20% कौन सी है, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। देखो 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20% पीपल स्पीकिंग डच। तो इसका सिनेरियो समझ लेना, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। कभी पूछ लिया बात है एथनिक ग्रुप्स, तो याद रख लेना एथनिक ग्रुप्स क्या होते हैं। इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये देख लो अच्छे से मैप है ना, समझ गए। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इन सब के बाद से वहां पर रीजन ऑफ टेंशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो जब कंट्री में अलग अलग सोशल एथनिक ग्रुप्स होंगे तो उनके बीच में आपस में क्लैशेस भी होंगे, क्योंकि एक लोग दूसरे लोगों को दबाएगा तो वहां पे लड़ाई होना स्वाभाविक सी बात है। अब बेल्जियम में रीजन क्या है टेंशन के, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कॉमन कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। सबसे पहली बात, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो पैसे वाली है, सब कुछ बढ़िया, उनको सब कुछ बढ़िया मिल गया है, तो ये क्या है, माइनॉरिटी में है, रिच है और पावरफुल है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज होता है दिस वाज रिजेंटेड, ये विरोध करते हैं डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। देखो ये लोग पैसे वाले थे, सब कुछ इनके पास बढ़िया था, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के पास, तो इनके पास क्या था, सारी चीजें पहले पहुंच गई, एजुकेशन, डेवलपमेंट का लेवल, सब कुछ। लेकिन ये बाद में मिलती है किन्हें, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, यानी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन को पहले ही सब कुछ मिल जाता है, लेकिन डच स्पीकिंग पॉपुलेशन को ये सारी चीजें बाद में मिल जाती है, जिससे भी लड़ाई होने के चांसेस होते हैं। यानी ये क्या है, एक रीजन है टेंशन का। दूसरा, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट एंड ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में तो कहानी चेंज हो जाती है, क्योंकि तो कंट्री में ओवरऑल बात करें तो मेजॉरिटी में डच थे, माइनॉरिटी में फ्रेंच थे। लेकिन जब हम कैपिटल सिटी की बात करते हैं तो यहां सिनेरियो बदल जाता है, क्योंकि यहां पे फ्रेंच पावर में है और कम कौन है, डच लोग। इसके अलावा बोला जा रहा है ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड एज स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट एट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो यहां पर कहानी इसलिए टेंशन वाली हो जाती है क्योंकि देखो दोनों जगह क्लासेस अलग अलग तरीके के, ओवरऑल कंट्री में किस तरीके से है, और अगर हम बात करते हैं कैपिटल सिटी की तो वहां पर किस तरीके से है। तो इसलिए यहां पे रीजन टेंशन के क्रिएट हो रहे हैं, यानी यहां पे लड़ाई हो सकती है, सुनना, हो सकती है। अब चलते हैं हम आगे। हमने इतनी बात कर ली, देखो सबसे पहले हमने बेल्जियम की बात कर ली, रीजन ऑफ टेंशन क्या क्या है। अब हम ऐसे ही पहले श्रीलंका की बात कर लेंगे, फिर दोनों जगह क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की गई, एक जगह अच्छा हुआ एक जगह बुरा हुआ, वो इस बेसिस पे हम समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। आज सबसे पहली बात, हमारी नीचे का नक्शा, नीचे का नक्शा मतलब
मैप पे जो इंडिया का मैप दिया गया है, पॉलिटिकल मैप, उसमें नीचे आपको एक छोटा सा कंट्री भी देखने को मिल जाएगा जो कि है श्रीलंका, उसकी बात की जाएगी। तो दूसरी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं श्रीलंका की। अब श्रीलंका में क्या है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका की बात करते हैं। ये देखो श्रीलंका कंट्री का मैप है, ठीक है। अब एथनिक कंपोजिशन, यहाँ पे भी 4 तरह के कलर दिए गए। एक येलो कलर जो दिया गया है बड़ा मेजर पार्ट, ये किनका है, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरा है श्रीलंका तमिल का, दूसरा श्रीलंका तमिल, ये देखो ये वाले जो लोग हैं ये श्रीलंका तमिल के। इसमें जो ज्यादा डार्क कलर दिखा रहा है वो किसके हैं, इंडियन तमिल है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे पैचेस में दिख रहा है हमें मैप में, वो कौन है, वो मुस्लिम्स है ना। तो इन सबका एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का ये रहा। अब बोलो सर अच्छा तो दिक्कत क्या थी यहाँ पे, अब सुनना पूरी कहानी। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स का मतलब डिफरेंट कल्चर की यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। अब मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर 74% एंड तमिल स्पीकर 18%। यहाँ पे मेजर सोशल ग्रुप किस कौन कौन से हैं, दो सबसे बड़े मेजर सोशल ग्रुप है। एक जो सिन्हाला लोग थे, ठीक है ना, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, उनकी परसेंटेज कितनी थी, 74%। दूसरे जो थे वो थे तमिल स्पीकर, जिनकी परसेंटेज थी 18%। ओके, ये 2 सबसे बड़े सब ग्रुप थे श्रीलंका में। स्टोरी में जब हम बात कर रहे हैं, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल 30%। सुनना, ये 74% अपने अलग है, इनको कोई मतलब नहीं। इसके अलावा जो 18% बचते हैं, इसमें 13% जो थे वो श्रीलंकन तमिल थे। इस 18% में 13% श्रीलंका के ही तमिल थे, ठीक है ना। और बकाया के जो 5% थे वो इंडियन तमिल थे। कौन से थे, रेस्ट हु फोर फादर कम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल। जो 5% थे वो इंडियन तमिल थे। सुनना, ये 74% तो सिन्हालाज अलग हो गए, लेकिन जो बकाया के 18% थे वो 18% कौन थे, तमिल थे। लेकिन उस तमिल में भी कौन से तमिल थे बेटा, तमिल थे, एक श्रीलंकन तमिल थे, ठीक है ना, दूसरे थे इंडियन तमिल। बोले इंडियन तमिल यहाँ पे क्या तंबाकू की खेती करने गए? जी हाँ, उस टाइम जब प्लांटेशन क्रॉप होता था, ब्रिटिशर्स इंडिया से पकड़ के श्रीलंका ले जाते थे, काम करवाते थे, तो यहाँ से जो गए हैं वहां पर बस गए, तो वो इंडियन तमिल हो गए। तो अब हम बात करते हैं श्रीलंका तमिल 13%, इंडियन तमिल 5% और 74% सिन्हाला। ये पूरा इसका सिनेरियो था और ये रहा कंट्री का मैप। तो याद रख लेना, सेंटर में कौन से लोग रह रहे हैं, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे हैं। याद रख लेना, मैप में सेंटर में वो लोग हैं जो सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे हैं। और यहाँ पर जैसे आप बात करोगे नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ में कौन मिल रहे हैं, तमिल मिल रहे हैं। और इधर साइड भी, ईस्टर्न साइड में भी हमें कौन से मिल रहे हैं, तमिल मिल रहे हैं। तो याद रख लेना, तमिल दोनों जगह मिल रहे हैं। और सेंटर में कंट्री के कौन है, सेंटर में सिन्हाला। और सिन्हाला का परसेंटेज कितना है, 74%। और तमिल की बात करेंगे तो 18%, 13% है श्रीलंकन तमिल और 5% है इंडियन तमिल। ये 2 सबसे बड़े मेजर ग्रुप थे वहां पर। बोले सर चलो इतनी बात तो ठीक थी, आगे क्या करते हैं ये लोग, कद्दू बांटेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बांटेंगे। आगे देखो ये लोग क्या गेम खेलते हैं। आगे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर, जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो एक रिलीजन पे थे, यानी कि वो बुद्धिस्ट थे वो लोग। कौन, जो सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन थी 74%, वो कौन सा लैंग्वेज, कौन सा रिलीजन मानते थे, बुद्धिस्ट थे वो लोग। कौन, सिन्हाला। इसके अलावा वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम, और जो तमिल थे उसमें ज्यादातर कुछ तमिल जो थे वो हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे। अब जो बचता है, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। जो 7% बचे हैं उसमें क्रिश्चियन और आपको जो सिन्हाला है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तमिल एंड सिन्हाला की बात कर लेंगे। जो क्रिश्चियन बचे हैं 7%। तो आप याद रख लो, 74% सिन्हाला स्पीकर हो गए, 18% कौन हो गया, 18% हो गए आपके तमिल, ठीक है ना। और ये 7%, देखो ये 7% क्रिश्चियन यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो आप ये मत करना सर इसी में जोड़ देते हैं +7, ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि ये जो 7% हैं ये लैंग्वेज पे बेसिस पे नहीं दिए गए। अभी आपने देखा सिन्हाला लैंग्वेज के बेसिस पे थे, तमिल लैंग्वेज के बेसिस पे थे, लेकिन ये रिलीजन के बेसिस पे दिए गए। तो इसको इसी तरीके से याद रखना, ऐसा नहीं बोले सर 100% था, है ना सर। ये देखो 74% तो वो हो गए श्रीलंकन तमिल, 74% हो गया सिन्हाला, और 18% हो गया ये सर, 7% वो हो गए और 1% कोई और होंगे। तो आप बोलोगे सर 8 4 12 7 9 1 7 1 8 1, सर 99% तो यही होगा, 1% कोई और होंगे। नहीं, ऐसे नहीं याद रखना। ये जो दोनों ग्रुप थे ना, ये दोनों ग्रुप लैंग्वेज बेसिस पे थे। एक सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहा है, दूसरा तमिल से रिलेटेड बात कर रहा है। लेकिन जो यहाँ पर ये 7% दिए गए ये रिलीजन के बेसिस पे, क्रिश्चियन, समझ गए। जो 7% क्रिश्चियन है उसमें से दोनों मिलेंगे आपको, तमिल भी और सिन्हालाज भी। तो ये चीज अलग है, वो चीज अलग थी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आता है असली गेम। अब असली गेम क्या आता है, मैं अभी आपसे बात करूं इतनी स्टोरी पढ़ाने के बाद कि भैया मेजॉरिटी में कौन था, मेजॉरिटी में कौन था, क्या 18% वाले मेजॉरिटी में थे, 74% वाले थे? तो आप बोलोगे सर ये जो थे ये मेजॉरिटी में थे, यानी जो सिन्हाली लैंग्वेज बोलते थे, जो बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते थे, वो लोग मेजॉरिटी में थे। तो श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद होता है, तो कहते हैं आप काटेंगे मौज,
क्या होगा अब ये इंडिपेंडेंट होते हैं 1948 में। अगर एमसीक्यू आ जाए तो याद होना चाहिए 1948 में इंडिपेंडेंस मिलती है श्रीलंका को। अब श्रीलंका क्या करती है, मेजोरिटी का कंसेप्ट अपनाती है, यानी कि यहाँ पे सिन्हाला जो थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे थे, वो क्या है मेजोरिटी में थे कंट्री में। तो वो करते क्या है, गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, ये लोग मेजोरिटी के बेसिस पे अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। इसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। ये कंसेप्ट लिख के आता है कि व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा ग्रुप जो मेजोरिटी में है कंट्री में और वो पूरी कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेंस जब दिखाता है, उसी को बोलते हैं मेजोरिटी। तो मेजोरिटेरियनिज्म अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री in whatever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। मतलब मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी से अपनी जरूरतों के लिए जो करना चाहे कंट्री में करते हैं, लेकिन इनकी जो भी नीड्स या जो भी जरूरतें हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है, उनकी बात नहीं की जाती है। जब मेजोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट की बात की जाती है तो जो कंट्री में डोमिनेंस में यानी पावर में होता है, मेजोरिटी में होता है, तो वो माइनॉरिटी की बात नहीं करते हैं, बल्कि उनको दबा के रखा जाता है। और एक समय बाद यही सारी चीजें आपस में एक वॉर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब भी पूछ ले व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, तो ये लिखा है उसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। श्रीलंका में किस तरीके से सिन्हालाज लोगों ने मेजोरिटेरियनिज्म से अपनी गवर्नमेंट बनाई और जो माइनॉरिटी में थे उनको दबा के रखा, जिससे उनका जो भी उनको डिसरिगार्डिंग किया गया, उनकी जो विशेष थी, नीड्स थी, उन सबको दबा के रखा गया। जो उनकी जरूरत थी उन सबको बंद कर दिया गया, उन्हें उन चीज़ों से हटा दिया गया कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी, हम जो बोलेंगे वही सही है, हम तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हें हमारी सुननी पड़ेगी। ये इस तरीके की कंडीशंस बन रही है श्रीलंका में। बन रही है मतलब वीडियो में बता रहा हूं, तो ये होना था श्रीलंका में हो चुका है ना। अब चलते हैं आगे। बोले सर चलो इतनी सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं, अब क्या होता है, अब आएगा देखो असली मजा। 1956 में भाई साहब लोग एक लॉ पास करते हैं, है ना, एक एक्ट था उसको पास करते हैं। अब ये करते क्या है, याद रख लेना 1956, तो पता चले कब। तो ये लोग 1956 में कौन, सिन्हाला, ठीक है ना। सिन्हाला जो ग्रुप था श्रीलंका का, वो करता क्या है, सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस द डिसरिगार्डिंग तमिल। अब सुनना यहाँ पे, कंट्री में जब मैं बात करता हूँ 74 तो सिन्हालाज थे और 18% थे तमिल, और उसमें 13% श्रीलंका नेटिव तमिल थे और 5% थे इंडियन तमिल। अब ये करते क्या है, 1956 में लॉ लेके आते हैं, किनके बेसिस पे, मेजोरिटेरियनिज्म के बेसिस पे। बोलते हैं कि सिन्हाला को ही केवल ओनली, क्या लिख दिया, दूसरी लैंग्वेज की बात ये नहीं कर रहे हैं। जब दूसरी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं तो भैया ये इनकी जरूरतें जो भी थी उनको इन्होंने खत्म कर दिया। कह रहे हैं सिन्हाला द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस रिगार्डिंग द तमिल की कोई लैंग्वेज नहीं है भैया, केवल और केवल सिन्हाला ही बोली जाएगी, उसी की बात मानी जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पर तमिल की जो लैंग्वेज थी उसको डिसरिगार्डिंग कर दिया। दूसरा था द गवर्नमेंट फॉलो preferential policies that favored Sinhala's applicants of university position and government jobs होगी, वहां पे सिन्हाला को भैया प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटी सब जगह पर सिन्हाला को प्रेफरेंस दिया जाएगा, तमिल की बात कोई भी नहीं की जाएगी। ये देखो दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी आती है अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब इनका रिलीजन कौन सा था, 74% सिन्हाला का बुद्धिज्म। तो इन्होंने कहा भैया इनका हमारा जो रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट और फोस्टर करेगा, बकाया तमिल की कोई भी बात नहीं की गई है। इसी बेसिस पर अब लड़ाई की बात की जाएगी, कहां पे, श्रीलंका में। क्योंकि जब आप माइनॉरिटी को दबा के रखोगे तो एक समय बाद वो सारी चीजें वॉर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो वही बात यहां पर की गई थी। तो इतनी चीज क्लियर है। तो जब भी क्वेश्चन आए 1956 में एक्ट में क्या हुआ, तो सिन्हाला हैज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, एमसीक्यू बन के आ सकता है। इसके अलावा फेवर्ड सिन्हालीज एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स में उनको, है ना, स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर द बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म रिलीजन को माना जाएगा। तमिल की कोई भी बात की ही नहीं जा रही, सारी बात सिन्हाला की जा रही क्योंकि वो मेजोरिटी में। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। बोले सर अब क्या हो रहा है, अब देखो क्या होता है, इंपैक्ट ऑफ स्टेप टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। अब इससे होता क्या है, अब देखो इससे होता क्या है, इनने सारा काम किया, फीलिंग ऑफ एलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। श्रीलंका तमिल को लगने लगा यार हम तो अलग हैं। एलाइनेशन का मतलब होता है उन्हें लगता है ये कंट्री में हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं जा रहा सब, क्योंकि जो भी चीज आ रही है वो सारी की सारी किसको बता रही है, सिन्हाला को। तमिल की कोई भी बात नहीं की जा रही है, इनकी सारी बातें मानी जा रही है, हमारी कोई भी बात नहीं की जा रही है। जिससे क्या होता है, फीलिंग ऑफ एलिनेशन, यानी हम इन सबसे अलग हैं। जब अलग हैं तो अब ये लोग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की बात ये करेंगे कि भैया अब हमें अलग इंडिपेंडेंट स्टेट दो। दे फेल्ट दैट बुद्धिस्ट सिन्हाली लीडर्स वर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्होंने कहा कि जो बुद्धिस्ट सिन्हालीज लोग हैं वो हमारे
सेंसिटिव नहीं है हमारे कल्चर और लैंग्वेज के लिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो अपने लिए बना के रखा है। इसके अलावा दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए जा रहे हैं, उन्हें दबा के रखा जा रहा है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन द गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट की जो भी जॉब्स हैं यहाँ जहां वो जॉब्स करना भी चाहेंगे लेकिन उन वहां पर जॉब्स नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले से ही किसको वहां पर वरीयता देके रखी गई है, प्रेफरेंस किसको देखी रखी गई है, सिन्हाला को। तो ये सारी चीजों से वहां पर क्राइसिस बहुत बड़े होते हैं। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम, भैया इससे क्या होते हैं, वहां पे जो कंडीशंस होती हैं दोनों कम्युनिटी में बहुत खतरनाक टेंशंस क्रिएट हो जाती हैं। अब देखते हैं आगे होता है क्या। अब देखते हैं रीजन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। अब देखना श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज, देखो जब उनकी बात नहीं मानी गई, सिन्हाला लीडर ने सब कुछ अपने हिसाब से किया, तो अब वहां के जो लोग थे, जो लीडर थे, जो तमिल से रिलेटेड थे, उन्होंने क्या किया है, लॉन्च पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द सिक्योरिटी एजुकेशन इन द जॉब। अब यहाँ पर तमिल लोग अपनी पार्टी बनाते हैं, ठीक है ना, अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं और बोलते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि भैया तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज हो, रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब देखो कंट्री में जब हम बात कर रहे थे तो आपने देखा इधर साइड हमें देखने को मिल गया तमिल, इधर साइड देखने को मिल गया तमिल, तो वो कह रहे भैया ये वाला जो एरिया है ये हमें ऑटोनॉमी हमें खुद दे दो, यहाँ पर जो भी होगी गवर्नमेंट सब अपने हिसाब से चलाएंगे, हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। भाई बिल्कुल बनाएंगे जब आप ऐसा करेंगे। उसके बाद क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, जो भी सारी चीजें होंगी यहाँ पे वो सब हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, चाहे एजुकेशन में हमें कुछ भी करना हो, जॉब से रिलेटेड कुछ भी करना हो, तो वो सब का सब हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, आपसे पूछने की जरूरत नहीं हमें। कौन बोल रहा है, तमिल लीडर्स कह रहे हैं कि भैया हमें ये सारी चीजों की बात की जाएगी। देखो यहाँ पे चल रहा है ना कुछ, अभी इधर से पत्थर उधर, उधर से पत्थर इधर, ठीक है ना, लेकिन ये पत्थर तुम्हारे कैमरे के उस साइड नहीं जाएंगे क्योंकि यहीं तक सीमित है। अब इसके बाद आता है वाई 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी जो किसकी बात करते थे, तमिल एलम, एलम का देखो तमिल एलम का मतलब होता है स्टेट, तमिल स्टेट की बात करने लगे इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। अभी मैंने बताया नॉर्दर्न पार्ट्स और ईस्टर्न पार्ट्स में जो इनकी जगह थी, कहने लगे भैया हमें यहाँ पर तमिल एलम बनाना, यानी हमें अपना स्टेट बनाना है। कौन डिमांड कर रहा है, तमिल लोग। इसके अलावा द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइडर स्पिरिट कॉन्फ्लिक्ट, इस तरीके से ये जो सारी कंडीशंस थी ये एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में क्रिएट हो जाती हैं। और आप देखते हो 2009 तक श्रीलंका में जाके कहीं सिविल वॉर खत्म होते हैं, और तब से सिविल वॉर चालू होता है, 2009 में सिविल वॉर खत्म होते हैं। देखो सिविल वॉर चल रहा है इधर से उधर उधर। सिविल वॉर का सिंपल सा मतलब है जब कंट्री के भीतर ही लोग कॉन्फ्लिक्ट पे उतर आए, लड़ाई पे उतर आते हैं। बोले हमारे मोहल्ले का एक सुमित था और एक पप्पू था, दोनों लड़ गए, बोलो सर क्या सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर ये नहीं, आप अपने लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे जब बहुत नंबर ऑफ पीपल्स लड़ जाते हैं आपस में कंट्री के भीतर बॉर्डर में, तो उसको बोलते हैं सिविल वॉर। इसमें लिखा है ना सिविल वॉर क्या होता है, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स इंटेंस दैट इज अपीयर्स लाइक अ वॉर, वो ऐसे देखने को लगता है जैसा एक वॉर। इतनी बात क्लियर है। तो ये सारी कंडीशंस उन्होंने बोली, उनकी बात भी नहीं मानी गई। जब बात नहीं मानी गई तो ये सारी कंडीशंस किस में कन्वर्ट हो जाती है, श्रीलंका में एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो यहां पर एक सुंदर सी फोटो लगी हुई है, सुंदर सी तो नहीं है, ठीक है ना। ये कौन है, आपने पार्टी का नाम सुन रखा होगा, LTTE, लिबरेशन तमिल, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है ना। इस एल का मतलब होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये एक पार्टी थी जिसके हेड थे प्रभाकरन, है ना, ये इनके हेड थे, इनकी ये पार्टी थी। अब इनकी पार्टी की और श्रीलंका में जो दूसरे लोग थे सेनाली लोग, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई एंड होती है 2009 में जब इनकी डेथ हो जाती है ना। श्रीलंकन आर्मी जो थी वो खत्म कर देती है, इनकी मोनोपोली सब निपटा देती है। फिर 2009 तक आते आते श्रीलंका में सिविल वॉर एंड होता है। तो याद रख लेना इनकी जो एक पार्टी थी LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। एलम का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टेट था। तो ये उनका देखो, ये उनका सिंबल था। और यहाँ पर ये आप ये देख रहे होगे, ये देखो मैप आपको दिख रहा है ना, इस मैप में मैंने अभी बताया नॉर्थ पार्ट की बात की जा रही थी और ईस्टर्न पार्ट्स की बात की जा रही थी, क्योंकि जब हमने मैप पढ़ा तो उसमें पता था कि यहीं दोनों जगह पर कौन रह रहा है, तमिल जो थे वो इसी जगह पर रह रहे थे, मैप में हमें देखने को मिला था। बोले सर इतनी बात भी क्लियर है, अब क्या करना है हमें, अब आते हैं हम आगे।
अब देखो मेजोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट हमने श्रीलंका में बात की, किस तरीके से वहां पर लड़ाई होती है। लेकिन अब हम कंसेप्ट किसका पढ़ रहे हैं, बेल्जियम का, जो कंसेप्ट का नाम है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस बेल्जियम में भी है, क्योंकि बेल्जियम में भी अलग अलग कम्युनिटीज आपस में रह रही हैं, तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन कि बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। श्रीलंका में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, लेकिन बेल्जियम में आप ऐसा कंसेप्ट नहीं देखोगे। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो अकोमोडेशन का है और श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म का, याद रख लेना। अब होता क्या है, बेल्जियम में बहुत सारी डिफरेंस हैं, डाइवर्सिटी है, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता है, तो द बेल्जियन लीडर टुक्स एंड डिफरेंट पाथ, वो अलग तरीके को एक्सेप्ट करते, वो चाहते तो वो देखो यहाँ पे भी अगर ऐसा होता कि कहीं फ्रेंच की गवर्नमेंट बना दी जाती तो डच लोगों को लगता अरे हमारे साथ अन्याय है, और अगर डच की बना दी जाती तो फ्रेंच वाले लोग कहते अरे हमारे साथ अन्याय है, क्योंकि यहाँ पर भी सिनेरियो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ओवरऑल कंट्री में अलग है और सेंट्रल जो सिटी है, कैपिटल है कंट्री की, उसमें अलग है। लेकिन ये लोग अलग बात अपनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, दे रिकॉग्नाइज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं जो डिफरेंट रीजनल डिफरेंसेस हैं कल्चर के, उन सबको रिकॉग्नाइज करते हैं। कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं उसकी बात हम आगे करते हैं। अब देखो 1970 1993 तक आते आते बेल्जियम में क्या होता है, बेल्जियम में होता है 4 टाइम्स अरेंजमेंट्स दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। 4 बार ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं, जिससे वहां पर रहने वाले अलग अलग कम्युनिटीज के लोग आपस में रह सकें, पीस एंड हार्मोनी से रह चुके। देखो एक बात बताओ, अगर पीस और हार्मोनी से नहीं रहेंगे तो क्या कद्दू काट के बांटेंगे क्या सब में, नहीं बांटेंगे बेटा, तो लड़ाई होंगी। तो उस चीज को खत्म करने के लिए वो यहाँ पर 1970 से लेकर 1993 तक अमेंडमेंट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स। कहाँ के लोग, बेल्जियम के, है ना, बेल्जियम बेटा धरती पे ही है ना। बहुत सारे लोग सोचें आसमान में है क्या सर, अब बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएंगे सर बेल्जियम में जाने के लिए शायद पासपोर्ट नहीं लगता होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से जब पूछे सर गोवा जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, कहते हैं हाँ सर पासपोर्ट लगता है ना। बेटा गोवा इंडिया का स्टेट है, वहाँ पासपोर्ट नहीं लगता, तो यहाँ पे जाओगे तो पासपोर्ट लगेगा, क्योंकि अलग कॉन्टिनेंट की कंट्री है भाई, आपको पता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, 1970 से लेकर 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, जिससे वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वहां पर लोग आराम से हार्मोनी से आपस में रह सके। Constitution prescribe that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। देखो भैया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहां पर डच स्पीकिंग के लोग भी इक्वल होंगे और फ्रेंच स्पीकिंग के लोग भी इक्वल होंगे, तो सेंट्रल लेवल पर लड़ाई का झंझट ही खत्म। समझ गए। तो उन्होंने सबसे पहला क्या किया, उन्होंने कहा द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पे फ्रेंच भी बराबर होंगे इक्वल टू डच स्पीकिंग, यानी जितने लोग ये होंगे उतने ही लोग ये भी होंगे। किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में। पहला तो ये हुआ। दूसरा, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन द डिसीजन अल्टीमेटली, कोई अकेली कम्युनिटी ये नहीं बोल सकती कि मैं ये डिसीजन अकेले ले लूं, यहां पर दोनों कम्युनिटी से बात की जाएगी, फिर बाद में डिसीजन को जो भी होगा फाइनल किया जाएगा। इतनी बात क्लियर। दूसरा था, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो क्या होता है, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखो अब पूरा ओवरऑल सेंट्रल लेवल मतलब कंट्री के लेवल की गवर्नमेंट, अब स्टेट की भी गवर्नमेंट होगी वहां पे बेल्जियम में। तो भैया वो कह रहे हैं कि भैया सेंट्रल क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है उन्हें, गिविंग द स्टेट गवर्नमेंट क्या दे रही है, वो पावर दे रही है, बहुत सारी पावर वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे सबऑर्डिनेट नहीं है, मतलब हम जो बोलेंगे आपको वो नहीं करना है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हो। कौन बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है स्टेट गवर्नमेंट को। तो दूसरा मॉडल उन्होंने ये माना, पहला माना कि सेंट्रल लेवल पर डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग इक्वल रखेंगे, और दूसरी बात सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट, वो अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। तो दूसरा उन्होंने ये किया, पहला ये दूसरा ही। बोले अब क्या हो रहा है इसके बाद, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव बीन इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो एक चीज, ब्रुसेल्स की भी कथा अलग थी, है ना, सेंट्रल लेवल पे उन्होंने तो बात करी थी अलग अलग, इसके अलावा उन्होंने कहा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग चला है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें कोई भी ऐसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा आता है कि जो ब्रुसेल्स की कहानी भी उल्टी थी, क्योंकि वहां पर 80% फ्रेंच स्पीकिंग है, 20% डच स्पीकिंग है, तो उन्होंने कहा यहाँ की अलग सेपरेट गवर्नमेंट।
अब देखो यहाँ पे क्या कथा अलग थी भैया, तो यहाँ पे कथा अलग थी, जैसे मैंने बात की अभी आपसे सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पर पावर शेयर कर दी गई। ब्रुसेल्स के लिए सेपरेट गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई क्योंकि बोथ कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि देखो कंट्री के पूरे ओवरऑल बात करेंगे तो एक कम्युनिटी मेजोरिटी में है, एक माइनॉरिटी में है। ऐसे ही जब कैपिटल की बात कर रहे हैं तो एक माइनॉरिटी में है, एक मेजोरिटी में। तो यहाँ के लिए भी सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई ब्रुसेल्स के लिए, जिससे क्या हुआ, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो एक्सेप्ट किए इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central level पर equal representation Dutch speaking की भी थे। इन्हें लगा कहीं इनके ज्यादा ना हो, तो देखो हमने सेंट्रल लेवल पे भी इक्वल कर दिए, स्टेट लेवल पर भी इक्वल कर दिए और ब्रुसेल्स में भी इक्वल कर दिए, जिससे ये ना लगे कि भैया एक जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है उसको ना लगे कि दूसरी माइनॉरिटी में उसके बेसिस पे डिसीजन ले लिए जा रहे हैं, या माइनॉरिटी की नहीं सुनी जा रही है, मेजोरिटी की सुनी जा रही है। तो यहाँ पर हर चीज में इक्वल रखा गया, यानी नीट एंड क्लीन रखा गया, किसी को कोई मौका ही नहीं छोड़ा गया किसी चीज को बोलने के लिए जिससे कुछ कॉन्फ्लिक्टेड हो। बोले इतना सब कुछ बढ़िया था, एकदम मजा आ रहा था उनको। बोले सर फिर क्या होता है, इनने एक नई तरीके की गवर्नमेंट भी बनाई जो कि बहुत अच्छा मॉडल था, थर्ड टाइप काइंड ऑफ गवर्नमेंट। देखो एक तो सेंट्रल की गवर्नमेंट होगी इनकी, एक स्टेट की गवर्नमेंट होगी, लेकिन इन्होंने एक तीसरे तरीके की गवर्नमेंट बनाई जिसको बोलते हैं अपन कम्युनिटी गवर्नमेंट। बोले इसका काम क्या था, तो कंट्री में अलग अलग रीजन्स में, वेलोनिया रीजन में अलग रिलीजन के लोग रह रहे थे या अलग लैंग्वेज के लोग रह रहे थे, तो उनके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई कि भैया इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग जो लोग रह रहे हैं बेल्जियम में, उनके लिए उनकी सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट बना देंगे। तो उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी किस मैटर में, मान लो उनको कल्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, उन्हें लॉ बनाना था तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास चले गए। उनकी एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर वो चले जाएंगे अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास, या फिर उन्हें लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं और कम्युनिटी गवर्नमेंट उन सारी चीजों से रिलेटेड लॉ बना सकती है। तो उन्होंने देखो कितनी सारी डाइवर्सिटी को किस तरीके से सेलिब्रेट किया, ना कि ये कि उनसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए। इसलिए आप देखते हो कि बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए, लेकिन श्रीलंका में किस तरीके से मेजॉरिटी कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को दबा के रखा, जिससे वहां पर किस तरीके से सिविल वॉर होता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई सर, सब बढ़िया था। बोले अब क्या बात है सर, तो अब आप देखोगे यहां पर लिखा है बेल्जियम मॉडल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बेल्जियम का मॉडल अकोमोडेशन का वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, ये बात तो ठीक थी सर, है ना। इसके अलावा बट दीज अरेंजमेंट्स हैव द वर्क वेल, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, किसने, अकोमोडेशन के कंसेप्ट ने बेल्जियम में। इसके अलावा दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक, लोग आपस में नहीं लड़े, सिविल वॉर जैसी कंडीशंस बेल्जियम में नहीं हुई। बिटवीन द टू मेजर जो कम्युनिटीज थी, है ना, तो उनमें आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हो चाहे डच स्पीकिंग कम्युनिटी हो, वो आपस में नहीं लड़ी। इसके अलावा व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोपियन कम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चूजन एज द हेडक्वार्टर। ये यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है जो कहां पे बनाया गया, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। क्यों बनाया गया, क्योंकि एक बहुत अच्छी कंट्री और उन सारी कंट्रियों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो यूरोप कॉन्टिनेंट में थी। उनने कहा देखो बेल्जियम ने कितने अच्छे तरीके से उनमें जो डिफरेंसेस थे कम्युनिटी को, उनको एक तरीके से जोड़कर कंट्री में किसी भी तरीके की कोई भी लड़ाई नहीं हुई और सभी पीसफुली तरीके से रह रहे हैं। इसलिए यूरोपीय यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स को बनाया। ये उसकी बिल्डिंग है, आप देख सकते हो। अगर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें दिखना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। हमें श्रीलंका की भी कहानी की बात कर ली, हमने बेल्जियम की कहानी की बात कर ली, मेजोरिटी का कंसेप्ट श्रीलंका में हुआ, वहां पर सिविल वॉर होता है, और किस तरीके से हमने बात की अकोमोडेशन का कंसेप्ट जो बेल्जियम में होता है और वहां पर कौन कौन सी चीजें अच्छी निकल के आती हैं जिससे वहां पर लड़ाई नहीं होती, कोई भी फाइट नहीं होती। इतनी चीज तो क्लियर हो चुकी है हमारे टॉपिक की। अब क्या आता है? अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। भाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? अब मैं आपको इसको दो कंसेप्ट से समझाता हूं। नंबर पहला प्रूडेंशियल रीजन, नंबर दो मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन होता है समझदारी वाला रीजन। क्या आप समझदारी वाला रीजन क्या बता रहे हो? मोरल रीजन था जो नैतिक रीजन होता है। सबसे पहले समझदारी वाला रीजन बोला गया है पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट इज हेल्प द रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए भैया क्या होती है? पावर शेयर की जाती है। प्रूडेंशियल रीजन हमें यह बताता है। दूसरा होता है मोरल रीजन, कहता है कि पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की आत्मा ही है पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग नहीं की जा रही तो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का हमने आपको बता रखा है क्लास 9th, याद करो चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो भैया अगर उसमें पावर शेयरिंग नहीं की जाएगी तो वो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि आत्मा ही है कौन?
कौन आत्मा है? मेरी आत्मा है क्या? नहीं, ये आत्मा किसकी? पावर शेयरिंग ही आत्मा है डेमोक्रेसी की। और दूसरा प्रूडेंशियल मतलब समझदारी वाला, मोरल मतलब नैतिक। तो दोनों रीजन हमने यहां से पढ़ लिया। अब उनको डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया तो ये लिख के तो आओगे नहीं। लो सर, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल? प्रूडेंशियल रीजन, मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन ये लिख दिया, मोरल रीजन ये लिख दिया, आपको नंबर मिल जाएंगे 2, आप खुश हो जाना 5 में से, है ना, क्योंकि इतने ही मिलेंगे इतने में से। तो आपको 5 में से 5 मार्क्स चाहिए ना, तो 5 में से 5 मार्क्स के लिए उनको आगे भी आपको फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा एक्सप्लेन। तो सबसे पहला प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, social conflict often lead to violence and political instability. Power sharing is a good way to ensure the stability of political order. Prudential reason में आगे बोला गया है कि social conflicts, जब social conflicts होते हैं, violence होता है, तो political instability आती है। political instability आती है तो power sharing बहुत अच्छा तरीका है stability को order करने के लिए, क्योंकि social में जब conflict होंगे, social groups में आपस में conflict होंगे, तो जिससे क्या होगा? violence होगा, है ना, political instability होगी। इसलिए power sharing करने से क्या होता है? वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, यानी stability आ जाती है पॉलिटिकल ऑर्डर में। दूसरा वो क्या लगा है? इंपोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी कम्युनिटी जब माइनॉरिटी के ऊपर अपना बिल थोपने लगती, नहीं तुम्हें यही मानना पड़ेगा, तो उन सारी चीजों से भी क्या होता है? एक लंबे समय तक, एक बार बताओ, क्या लंबे समय तक श्रीलंका में मेजोरिटी बनी रह पाई? नहीं, एक समय के बाद माइनॉरिटी भी आती है और आपस में लड़ाई होती है। तो यही बोला गया है कि इंपोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर द मे लुक एन अट्रैक्टिव। कुछ समय के लिए अट्रैक्टिव लग सकता है कि मेजोरिटी के द्वारा माइनॉरिटी के ऊपर रूल, लेकिन लंबे समय के लिए वो अच्छा नहीं है। ये एक प्रूडेंशियल रीजन में हम लिखेंगे। यहां पर आप श्रीलंका के केस की बता सकते हैं। टायरेनी का मतलब होता है ऑफ द मेजोरिटी, मतलब एक तरीके समझ लो डिक्टेटरशिप टाइप, मतलब अपना पावर दिखाना। टायरेनरी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफ्टन ब्रिंग्स रूइन द मेजोरिटी एज वेल एज। मेजोरिटी को लगता है कि अगर हम माइनॉरिटी को दबा के रखेंगे तो हमको सही चला लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि श्रीलंका के केस में अगर मेजोरिटी वाले लोग ये कहें नहीं हमने तो माइनॉरिटी को दबा के रखा, जो चाहा वो कर लिया, ऐसा नहीं है। वहां पर लड़ाई हुई, सिविल वॉर हुए, तो माइनॉरिटी के लोगों की भी डेथ हुई और मेजोरिटी के लोगों की भी डेथ हुई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो कि केवल और केवल मेजोरिटी को ही फायदा हुआ, दोनों को नुकसान भी हुआ। तो मेजोरिटी ये ना सोचे कि हमें फायदा होता है, नुकसान उसको भी होता है। इतनी बात क्लियर है। तो प्रूडेंशियल रीजन में अगर 5 पॉइंट पे आए तो अब आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन में। अगला आता है मोरल रीजन। अब मोरल रीजन की बात करते हैं। तो पहला, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मोरल रीजन, नैतिक भरा कारण ये था। दूसरा, आर डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव द लाइव्स विद द इफेक्ट्स। सीधी सी बात है कि डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व होता है शेयरिंग पावर में, दीज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव द लाइव विद इन द इफेक्ट्स। जो भी डेमोक्रेसी में भैया पावर शेयरिंग करते हैं वो सारे आपस में इफेक्ट होते हैं। अगला बोला गया है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर बी गवर्न। पीपल के पास राइट होता है भैया डेमोक्रेसी में कि भैया उनको किस तरीके से गवर्न किया जाएगा जानने के लिए, या उनको सिस्टम में जुड़ने का भी राइट होता है। अगला दिया गया है, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन हु सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। भैया लेजिटिमेट गवर्नमेंट में भाई लोग जो सिटीजंस होते हैं वो भी आपस में वहां जाके, ऐसा थोड़ी होता है डेमोक्रेसी में, नहीं जो चुनाव लड़ा है वही आगे जाएगा, ऐसा नहीं है। हर किसी को अधिकार होता है वहां तक जाने, पार्लियामेंट में बैठने का। भाई आप चुनाव जीतेंगे, आप भी जाके वहां पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना यहाँ पर दोनों से क्या, while prudential reason stress the power sharing will brings आउट बेटर आउटकम। देखो प्रूडेंशियल रीजन में बेटर आउटकम निकल के आते हैं पावर शेयरिंग के। मोरल रीजन एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। तो भैया एम्फेसाइज करता है मोरल रीजन, भैया वैल्यूएबल रीजन की बात की जाती है, जबकि यहां पे आप देख रहे होंगे प्रूडेंशियल रीजन में बोला गया है कि पावर शेयरिंग ब्रिंग्स आउट बेटर आउटकम्स। किस में आ रहे हैं? प्रूडेंशियल रीजन में। और यहां पर वैल्यू की पावर शेयरिंग एज अ वैल्यूएबल की बात की जा रही है। तो पावर शेयरिंग वैल्यूएबल मतलब मोरल रीजन हो गया है, और इसके अलावा बेटर आउटकम्स निकल के आ रहे हैं तो वो प्रूडेंशियल रीजन हो गया। अगर दोनों 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सर हम झंडे गाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग किस तरीके से की जाती है? देखो जब पहले राजा महाराजा थे वो तो खुश होते थे, बढ़िया चलो हम तो राजा के ऊपर, हम तो प्रजा के ऊपर राज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पर अकेला किंग होता था जिसके पास पूरी पावर होल्ड रहती थी, वो जो डिसीजन लेता था पूरी प्रजा उस डिसीजन को मान लेती थी। लेकिन मॉडर्न टाइम में अब डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का फॉर्म चेंज हुआ है कि नहीं? डिफरेंट फॉर्म्स में करते हैं हम। यहाँ पे 4 तरीके की करते हैं, अपने बुक में हमने पढ़ रखी। क्या 4? अगर आपको एक आध और पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको पढ़ लूंगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जब पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर किया जाएगा, बोलो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1 एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, और एक और बताओ, तुम बताओ कौन सा था जल्दी से। तो देखो सबसे पहली बात
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एक होता है ज्यूडिशरी। इन तीनों में जब पावर शेयर की जाती हो, तीनों वर्टिकल फॉर्म्स में, बोलो सर एक ऊपर एक नीचे दिख रहा है, वो तो ड्राइंग में दिख रहा है, असलियत में नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। तो याद कर लेना, जब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर की जाती है तो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, यानी इस तरीके से पावर शेयर की जा रही होती है। Such a separation ensure that none of the organs has exercise unlimited power। हॉरिजॉन्टल पावर है तो एक ही लेवल में है, ठीक है ना, एक ही ऑर्गन में। देखो यहाँ पे याद रखना, लेवल बात अलग हो जाएगी। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में हॉरिजॉन्टल पावर शेयर की जाती है, जिसमें किसी एक के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती कि नहीं हमारी पास पूरी पावर है, बकाए के दोनों हाउसेस ऐसे ही पड़े हैं। नहीं, हर किसी के पास इक्वल पावर होती है, तभी इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। एक दूसरे को वो चेक भी करते हैं। मान लो एग्जीक्यूटिव ने कोई गलत काम किया तो जुडिशरी उसको चेक कर रही होगी, अच्छा इसने गलत किया है ना, पार्लियामेंट भी देख रही होगी, अच्छा इसने गलत किया। तो आपस में क्या चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहता है और इसको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। अगला दिया गया है ईच ऑर्गन्स चेक द अदर्स। ईच ऑर्गन्स मतलब कौन कौन से, अभी मैंने बताया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते, तभी ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है। दिस रिजल्ट इज एन बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है पावर का अमॉन्ग इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या फिर जुडिशरी हो। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में जब पावर शेयरिंग की जाती है तो हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग याद आनी चाहिए। ये देख लो आप, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों की बात की जाती है क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टली है और इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में जब पावर शेयर की जाती है वो ये रहते हैं। दूसरा आता है हमारा कौन सा, दूसरा आता है हमारा कौन सा, वर्टिकल पावर शेयरिंग जो होती है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, देखना यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। याद रख लेना, उसमें थे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में जब पावर शेयर की जाती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी आती है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन ये क्या है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट से जब पावर शेयर की जाती है तो पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। जब डिफरेंट लेवल पर पावर शेयर की जाती है उसको बोलते हैं, चाहे सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से लोकल, है ना, इसी को बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट नेक्स्ट चैप्टर हमारा नंबर 2 है सिविक्स की बुक में, तो जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है सेंट्रल लेवल से पावर लोकल लेवल तक शेयर की जा रही है, वही फेडरल गवर्नमेंट की बात की जाती है। तो उसमें हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे, यहाँ से रिलेटेड टॉपिक है वो हमारा, है ना। अब बोला गया इन अ फेडरल गवर्नमेंट पावर इज अ शेयर्ड बिटवीन अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। देखो फेडरल गवर्नमेंट में यही होता है कि भैया पावर शेयर सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल इनमें की जाती है, उसी की बात की जा रही है। यानी एक के पास ही पावर नहीं है, यहाँ पे सबके पास पावर भैया सेंट्रल से स्टेट के पास भी है और लोकल लेवल के भी पास है। जब हम देखो पावर शेयर यहाँ कर देंगे तो ये थोड़ी होगा लोकल लेवल पहुंच जाएगा सेंटर पास, अरे तुमने हमें पावर नहीं दी, लड़ाई होगी। तो इसलिए भैया जब हमने सब पे पावर शेयर कर दी, यानी कि हमने डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर कर दी, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। तो भैया इसी को बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। और दूसरी तरीके से तो हमने याद ही रख रखा है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स की जब बात की जाती है यानी कि इसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। और कौन सी है सर, नंबर 3, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर की जाती है। अब देखो वो सोशल ग्रुप हो सकते हैं बेस्ड ऑन दी रिलीजन के बेसिस पे हो सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकते हैं, तो उनके बीच में जब पावर शेयर की जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम की बात की सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल दिस अरेंजमेंट। पता है कि नहीं, क्योंकि बेल्जियम में हमने पढ़ रखी है कौन सी गवर्नमेंट, कम्युनिटी, है ना। कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की जाती है, किस तरीके से वहाँ फ्रेंच कम्युनिटी की गवर्नमेंट अलग बना दी गई, जर्मन कम्युनिटी की गवर्नमेंट अलग बना दी गई और डच कम्युनिटी की गवर्नमेंट अलग बना दी गई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जिससे भी हमने अलग अलग लेवल पे पावर शेयर कर ली सोशल ग्रुप के बीच में। और बहुत सारी कंट्रियों में, इन सम कंट्रीज और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स होते हैं वेयर सोशल वीकर सेक्शन, जो SWS होता है ना, सोशल वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो, आपने जेंडर है ना, तो जेंडर के बेसिस पे भी आपने क्या कर दिया है, पावर को शेयर कर दिया। तो यहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है बहुत सारी जगह, सोशल वीकर जो सेक्शन होते हैं पार्लियामेंट में, सोशल वीकर सेक्शन जो होता है कम्युनिटी का, या फिर वुमेन जो पार्टिसिपेट करना चाहती है पार्लियामेंट में, तो उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रख दी जाती हैं। तो ये भी आपने एक पावर शेयर कर दी, ताकि वहां से जो जीत के चुनाव आएंगे पार्लियामेंट में, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो उनकी बात सुनी जाएगी कि भैया वो आए हैं तो कुछ ना कुछ उनका जो भी मोटिव होगा, जो भी पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन होगा, वो उनकी बात करेंगे। तो उनके लिए भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी जाती हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, पावर शेयर कर रहे हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। पहला हमने कर लिया लेवल ऑफ गवर्नमेंट,
नहीं, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर, लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर, नंबर तीसरा कर लिया डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर शेयर। बोले सर और कुछ बचा है, बोलो अभी और कुछ बचा है। अब क्या बचा है, धनिया के साथ नींबू फ्री मिलेगा, क्योंकि ये बचा है हमारा, अभी देखो इसमें थोड़ा और बचा था अभी हमारा, उसके बाद एक और है ना, इसमें और क्या बचा था, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज वुड फील एलिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इससे क्या मतलब है, देखो जब आपने एक मेजोरिटी कम्युनिटी ने ही पावर शेयर कर ली, दूसरों को पावर शेयर नहीं की, तो इससे क्या होता है, जो दूसरी कम्युनिटी उसको लगता है अच्छा इन्हीं की चल रही है, हम क्यों रह रहे हैं इस देश में। भाई जब सब कुछ इन्हीं के बेसिस पे चल रहा है तो हम क्या है, यहाँ कद्दू काटने के लिए आए हैं, नहीं आए हैं, क्या हम खरबूजे खाने के लिए आए हैं, नहीं आए। तो भैया जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो उनको ऐसा लगता है एलियनेशन फील ना हो, इसलिए हम पावर शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब एक ही कम्युनिटी को जब गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी देगी तो बाकी कम्युनिटी तो बोलेंगे ना भैया हम इस देश में क्या भजिया भूजने के लिए आए क्या, नहीं। तो इसीलिए भैया क्या होता है कि अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में पावर शेयर की जाती है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। दिस मेथड यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ फेयर शेयर इन पावर। इस मेथड से क्या होता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं उनको फेयर शेयर मिल जाता है, पावर में मिल जाता है, वो अपनी बात को पार्लियामेंट में रख सकते हैं। आप देखते हो ना बहुत सारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, वहां से वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जिनके लिए वो सीट रिजर्व है। तो इससे क्या होता है, उनको पावर मिल जाती है सिस्टम में आने के लिए, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जहां से चुन के वो आते हैं उन लोगों की बात को पार्लियामेंट के सामने रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम की जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी उनकी बात की जा सकती, तभी उनके साथ भी पावर शेयर की जाती। तो तीसरा था सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर करना। अभी एक और बचे हैं हमारा जो कि है लास्ट, पावर कैन बी शेयर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर, प्रेशर ग्रुप्स में पावर शेयर और मूवमेंट्स। अब देखो ना डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी होती हैं और कंपटीशन भी होता है। आपको पता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारा कंपटीशन चलता है, अच्छा ये पार्टी चुनाव जीत गई, अच्छा वो पार्टी चुनाव जीत गई, दोनों में कंपटीशन चल रहा है, चलता रहता है कि नहीं। तो भैया फोर्थ पॉइंट था कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर करना। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब क्या है, प्रेशर बना है इनका क्या, नहीं, प्रेशर ग्रुप्स का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे ग्रुप्स जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए, हो सकता है वो इंडस्ट्रियल्स का ग्रुप हो, फार्मर्स का ग्रुप हो, या किसी कंपनी में आपस में जुड़ के बहुत सारे लोगों ने प्रेशर क्रिएट किया हो गवर्नमेंट के ऊपर किसी चीज में कुछ चेंज करने के लिए, तो वो सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो इनके बीच में भी पावर शेयर की जाती है। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। इनसे क्या होता है, इस कंपटीशन से क्या होता है कि एक के ही हाथ में पावर क्या है, होल्ड नहीं रहती। जब एक ही हाथ में पावर होल्ड होगी तो वो जो चाहे वो कर सकता है। तो इससे क्या होता है, इस तरीके से पावर शेयर करने से देखो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, एक पार्टी जीती उसके पास पावर आ गई, दूसरी पार्टी जीती उसके पास पावर आ गई, लेकिन दूसरी पार्टी अपोजिट में बैठ के उसे देख रही होती है। इससे क्या होता है, एक ही हाथ में पावर शेयर नहीं होती है, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो, क्योंकि एक ही आदमी के हाथ में जब पावर होगी तो वो अपने हिसाब से चीजों को चलाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स तीसरा था, इसमें था पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बीच में किया जाता है। Power is shared among different political parties that represent different ideology and social groups। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयर की जाती है, इसीलिए की जाती है क्योंकि भैया देखो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर है, जब वो चुनाव में जीत के आएंगी वो अपने हिसाब से काम करेंगी, लेकिन वो जो अपोजिट में पार्टी बैठी है वो भी उन्हें देख रही होती है। तो इसलिए भैया आपने देखा पॉलिटिकल पार्टीज इन सारी। अब एग्जाम्पल में आप देखो जैसे कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है, सुनो, कोलिएशन गवर्नमेंट अभी आपने सुन रखा होगा, एक इंडिया नाम का एक अलायंस बना था, पता है ना आपको, है ना। अब इंडिया अलायंस का अलायंस बना था और एक बीजेपी का था, आई थिंक कोई भी ऐसा एनडीए। तो इसमें क्या होता है, दोनों अलग अलग, इसमें बहुत सारी पार्टीज आई। देखना अभी इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शंस के पहले पॉलिटिकल पार्टीज मिलके जब चुनाव लड़ने के लिए आती है वो हो गया अलायंस, लेकिन जीतने के बाद मान लो अब चुनाव, अब मान लो जैसे चुनाव जीत गया, एक पार्टी चुनाव जीत गई और उसके साथ उसके बहुत सारी पार्टीज से मिलके वो चुनाव जीती है। जैसे मान लो बीजेपी के पास अब जैसे बीजेपी की पार्टी थी, सुनना मेरी बात, सुनना, बीजेपी को पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत से सरकार इनकी नहीं बनती है, तो ये क्या करते हैं, जो दूसरी और पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके पास जो कुछ सीट जीते थे वो, तो जो आपस में मिलके जो गवर्नमेंट बना रहे वो होती है कोलिजन गवर्नमेंट, क्योंकि इनके पास अकेला इतना बहुमत नहीं था, मेजोरिटी नहीं थी जिससे पार्लियामेंट में अपनी गवर्नमेंट बना सकें। तो इसलिए जब ये जीत, इनके पास उतनी पार्टी नहीं होती, जैसे मान लो बीजेपी के पास मान लो 400 सीटें थी, सुनना, अगर बीजेपी इसमें से 51% जीत जाती है यानी 201 सीट जीत जाती है तो भैया बीजेपी सरकार बना लेती, लेकिन बीजेपी को मिली 190 सीट, लेकिन हमें चाहिए अभी 11 सीटें और। तो बीजेपी जो और पार्टियों को सीट मिल रही थी जीत गई, वो उनके पास से आकर 11 सीटें और अपने पास रख लेती है। अब उनके पास हो गई 201 सीट और इन 201 सीट से वो मिलकर बनाती है कोलिजन गवर्नमेंट। तो बिफोर इलेक्शन जो आपस में कई पार्टी बनाती है उसको अलायंस बोलते हैं, लेकिन आफ्टर इलेक्शन के बाद जीतने के बाद जब पार्टी आपस में आके जो गवर्नमेंट चलाती है उसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। अब इतनी बात क्लियर हो गई। इन डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज हु ट्रेडर्स, बिजनेसर, इंडस्ट्रियल एंड फार्मर्स। तो देखिए क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप
प्रेशर्स ग्रुप, ये वही ग्रुप की बात की जा रही है जो गवर्नमेंट के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, इंपोजिशन लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो ये सारी थी पूरी कहानी इस चैप्टर की। तो अब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।